अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आप खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान शहरबानो अवान। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरे से पहले ही पाकिस्तान की जीत की। तो पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाज़त दे दी है। हुकूमत ने 15 फरवरी को भारत से शेड्यूल मैच के बायकॉट का ऐलान कर रखा था। पाकिस्तान के मैच खेलने के फैसले ने ICC को तकरीबन 174 मिलियन अमरीकी डॉलर के माली नुकसान से बचा लिया। ये फैसला ICC और दोस्त ममालिक बांग्लादेश, श्रीलंका और UAE की दरखास्तों के बाद लिया गया है, जिसमें क्रिकेट की रूह और आलमी खेल के तसलसल को मद्देनजर रखा गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तमाम मुज़ाकरात की तफसीलात ब्रीफिंग की और मुज़ाकरात में ICC के नुमाइंदे और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर शामिल थे और ये गुफ्तगू 5 घंटे से ज़ायद जारी रही। हुकूमत पाकिस्तान ने श्रीलंकन सदर को भी इसमें शामिल किया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की दरख्वास्त पर टीम को खेलने की इजाज़त दी। पाक भारत मैच के नकात से ना सिर्फ ICC के माली नुकसान बच गए, बल्कि होटल, एयरलाइंस और ब्रॉडकास्टर्स में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। भारतीय मीडिया ने इस फैसले को खुशशैन करार दिया है और टिकटों और होटल की बुकिंग में इजाफा देखने में आया है। वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम ने पाकिस्तानी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि टीम कौमी फ़ख्र और खेल के जज्बे के साथ मैदान में उतरेगी। इसी पर अब हमारे गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा, कल से हम देख रहे थे कि ये बातें सामने आ रही थी कि पता नहीं अब इजाज़त मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन जितने भी माहिर तज्ज़िया कार थे उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि सूरत हाल जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। लग ऐसा ही रहा है कि मैच जो है ना वो हम खेल पाएंगे। पर बात करेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब। अब्दुल रऊफ साहब, ये जो फैसला किया गया अब PCB की जानिब से कि पाकिस्तान और भारत दोनों का टाकरा होगा, हाई वोल्टेज टाकरा होने जा रहा है, आप क्या समझते हैं, दुरुस्त है? मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता था, जो इस चीज से अचीव करना चाहता था, वो उन्होंने कर लिया, क्योंकि बेसिकली तो एक टॉक ऑफ द टाउन बन चुका था और जितनी भी क्रिकेट की कम्युनिटी है, क्रिकेट फ्रेटर्निटी है, उसमें ये बातें अब उठना शुरू हो गई थी। जो इंडियन सुपरमेसी है उसको चैलेंज करना शुरू हो गए थे। तो ये पाकिस्तान के जो एक उसूली मौक़िफ़ था, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ, उसके बाद ये चीज अमल में आई है। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो अपनी जो शराइत थी पाकिस्तान की, वो काफी हद तक मनवाने में किया, बल्कि जितना भी उनका फाइनेंशियल लॉस हो गए पार्टिसिपेशन ना करने की वजह से, वो भी उनको वापस रिकवर करके देंगे और उसके बाद एक ICC इवेंट भी उनको अलाट किया गया है। तो पाकिस्तान जो मोस्ट ऑफ द जो पाकिस्तान की जो शराइत थी वो तो एक्सेप्टेबल हो गई है ICC में। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के लिए पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी, जो उनके प्रेसिडेंट थे सदर डिसा नायके, और उन्होंने जो लास्ट मंथ श्रीलंकन टीम पाकिस्तान के टूर पे आई हुई थी, तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी की वजह से श्रीलंकन टीम अपना टूर कैंसिल करके वापस जा रही थी। मगर श्रीलंकन प्रेसिडेंट की इन्वॉल्वमेंट के बाद श्रीलंका ने यहाँ पे न सिर्फ अपना टूर कंप्लीट किया, बल्कि पूरे मैचेस भी खेले। अब उन्होंने भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को रिक्वेस्ट की थी कि आप जो इंडिया के खिलाफ 15 तारीख को मैच है उसको रिकंसिडर करें, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पेश नजर ये काफी चीजें थी जिनको देखकर पाकिस्तान ने बहुत बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। ठीक है, यानी फैसला बहुत दुरुस्त है और इस पर हमने देखा कि जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनकी जानिब से भी ट्वीट सामने आया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा ये फैसला है, क्रिकेट जो है वो जीत गई है। हम देखते हैं कि ICC की जानिब से, भारत की जानिब से क्रिकेट के मैदान को सियासतज़दा करने की कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया, जो कि बहुत ज़रूरी था लेना। आप क्या समझते हैं कि देखिए पाक भारत मैच जो है इसका एक हाई वोल्टेज टाकरा होता है, लोगों को बहुत इंतज़ार होता है इस मैच का, और इसके हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि जब ये फैसला किया गया था कि पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होगा, तो श्रीलंका में जो एयरलाइंस जा रही थी, जो होटल्स की बुकिंग थी, वो सब कैंसिल होना शुरू हो गई थी। लेकिन अब जब से ये फैसला हुआ है कि पाकिस्तान और भारत मैच खेलने जा रहे हैं, तो तमाम टिकट्स, जो एयरलाइंस की टिकट्स हैं वो महंगी हो चुकी हैं, होटल्स की रिहाइश महंगी हो गई है, तमाम तर जो ब्रॉडकास्टर्स के नुकसान होने वाले थे वो बेहतर हो गए हैं। अच्छा, श्रीलंका के साथ हमारे ताल्लुकात वैसे ही बहुत अच्छे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अब हमारी टीम के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस मैच को जीत कर ही आए? देखिए, आपने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं। नंबर 1 तो ये है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है वो
जो फीफा वर्ल्ड कप है, जो कि सबसे हाई इंटेंसिटी का मैच होता है जिसमें पूरी वर्ल्ड इन्वॉल्व होती है, उसके बाद जो सेकंड सबसे हाई वोल्टेज मैच होता है वो पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच होता है, और वो भी आईसीसी इवेंट में और वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में। तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, और जब इतना बड़ा मैच होगा तो डेफिनेटली उससे बहुत बड़ा रेवेन्यू आपको जनरेट होगा। और फिर श्रीलंकन जैसे कंट्री के लिए, जिसकी आपको पता है कि पीछे जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स कर दी गई थी और जो वो एक डिजास्टर का शिकार है, तो उसमें एक होस्ट हो रहा है, श्रीलंका होस्ट कर रहा है इस वर्ल्ड कप को। तो आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि उनके लिए ये मैच कितना बड़ा है, कितनी बड़ी अहमियत का हामिल होगा, कि उनके सिर्फ इस मैच के साथ बेशुमार बिजनेस इसके इन्वॉल्व होंगे। एयरलाइन का बिजनेस था, टूरिज्म का था, उसके बाद उनकी ट्रांसपोर्टेशन का था, उनकी फूड का था, और काफी जो उनके ग्राउंड में जो टिकटें थी, और उसके बाद जो डिजिटल मीडिया था उसका बिजनेस उनके साथ इन्वॉल्व था। तो श्रीलंका के एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा था अगर ये मैच कंडक्ट ना होता। तो उसी लिए जो उनका प्रेसिडेंट है डिसानाइके, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ को उन्होंने फोन किया, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप इसको रिकंसिडर करें, और पाकिस्तान ने, क्योंकि पीछे भी आप हर मौके पे श्रीलंका का साथ दिया है, तो पाकिस्तान ने डेफिनेट उनकी ये चीज को कंसिडर किया और इंडिया के खिलाफ मैच का फैसला किया। और जहां तक आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैच खिलाड़ियों पे किस कदर प्रेशर होगा, तो डेफिनेट जो इंडिया और पाकिस्तान का बड़ा मैच होता है, और पीछे पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी कोई इंडिया के खिलाफ इतना शानदार नहीं रहा आईसीसी इवेंट में, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के प्लेयर्स पे थोड़ा सा प्रेशर तो होगा, मगर शॉर्ट फॉर्मेट में आप ये किसी भी टाइम पे किसी भी टीम की फेवर में जा सकता है। तो उम्मीद तो यही रखनी चाहिए कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा और पाकिस्तान कौम को एक अच्छा तोहफा देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल रऊफ साहब, और सारे मामले गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम मामला उस पर बात करेंगे। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात से पहले मुल्क भर में हाई अलर्ट सिक्योरिटी नाफिज कर दी गई है। फौज को अहम शहरों और हसास इलाकों में तैनात किया गया है, जबकि पोलिंग स्टेशन के गर्द सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इंतखाबी अमल को पुरअमन बनाने के लिए बांग्लादेशी हुकूमत ने 3 रोज़ के लिए मोटरसाइकिल पर पाबंदी भी आयद कर दी है, ताकि वोट की नकलो हरकत महफूज और इंतखाबात शफाफ रहें। ये इंतखाबात साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के इस्तीफ़ा और मुल्क छोड़ने के बाद होने वाला पहला आम इंतखाब है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और तारिक रहमान को अगले मुतवक्के वज़ीर आज़म के तौर पर देखा जा रहा है। ताहम इस बार जेनजी यानी नौजवान वोटर्स की बड़ी तादाद और नेशनल सिटीजन पार्टी की मौजूदगी ने मुकाबले को इंतहाई दिलचस्प बना दिया है। अवामी सर्वे के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद बीएनपी और जमात इस्लामी के दरमियान मुकाबला इंतहाई सख्त है। वोट की शरह में सिर्फ 0.2% का फ़र्क दिखाया गया और 75 हल्के ऐसे हैं जहां मुकाबला बिल्कुल कांटे का है। इस मरतबा सियासी मंजरनामा बदलने के आसार भी नज़र आ रहे हैं, जिसमें नाजरीन की तवज्जो सबसे ज़्यादा अहम हल्कों पर होगी। दिलचस्प बात यह है कि जमात इस्लामी ने अपने उम्मीदवारों में हिंदू अफराद को भी शामिल किया है, जो मुल्क की सियासी शमूलियत की तरफ एक अहम इशारा है। इसी पर बात करेंगे। हमें गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। महाद इमरान साहब हैं, सीनियर बांग्लादेशी साफ़ी हैं, जबकि माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर की सिद्रा सदुज़ई साहिबा। माहिर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। कहिएगा, बांग्लादेश में हाई अलर्ट सिक्योरिटी नाफिज करने के बाद पोलिंग स्टेशंस और हसास इलाकों की सूरत हाल कैसी है, और इंतखाबात में जेनजी जो वोटर्स हैं, नौजवान वोटर्स, उनका किरदार कितना अहम है? जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी देयर। पहले जो बताऊंगा कि इस वक्त मैं 2 घंटे पहले बाहर गई और तो कुछ मार्केटिंग कुछ शॉपिंग की। एक चीज कहूंगा, सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट में है और मिलिट्री फोर्सेस को मैजिस्ट्रेसी पावर दिया है और इस वक्त वो लोग सब हाई अलर्ट में है। सारे के सारे सिक्योरिटी फोर्सेस, ऑक्सिलरी फोर्सेस, वॉलंटरी फोर्सेस, जैसे कहूँ कि आर्मी के साथ जितने सारे आर्म फोर्सेस हैं, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिशियल्स और ग्राउंड सोल्जर्स, और इसके बावजूद रैब है हमारा, जो वो ATS या फिर आपको स्पेशल यूनिट जैसी पुलिस और पैरामिलिट्री मिलकर जो कर रहा है, और बॉर्डर गार्ड जो आपको पिछले ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स है, वो लोग भी इस वक्त मौजूद है। मैं कहूंगा कि इस वक्त सिक्योरिटी बहुत टाइट है और जबरदस्त सिक्योरिटी है। सो ये सिक्योरिटी ब्रीच करना या जाके खुद को जाहिर करना, ये जरासल नामुमकिन है इस वक्त। मगर इसी के दौरान भी हमारा अंदर एक खौफ मगर ये मेजर्स उसको बहुत पहले ही लेना पड़ेगा। और इस वक्त आ रहा हूं कि जेनजी के बारे में। जेनजी उसके अंदर बहुत जोश थे, वो बहुत शरारती करते थे, वो उसको एक बहुत उम्मीदवार थे। मगर खुद जेनजी जो हुआ पिछले 1 साल में, ये सब लोग निराश हो गई, ये सब लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गई, क्योंकि जो वादा ये स्टूडेंट लीडर्स ने किए थे, उन लोगों के एजेंडा थे रिफॉर्मेशन,
बहुत सारे चीज करनी थे, जो महंगाई दूर करनी है, इकोनॉमी को रिफॉर्म करना है, या लॉ एंड एनफोर्समेंट को रिफॉर्म है, कुछ नहीं हुआ। इसीलिए, और एक चीज मैं कहूंगा, जिस नन्हे बच्चे, नन्हे नहीं कहूंगा, ये जो बच्चे, जवान बच्चे जो रेवोल्यूशन या कहूं कि अपराइजिंग में शामिल थे, इन लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उसके साथ बिट्रे हुआ है। कैसे? पिछले साल में एक बहुत बड़ा स्टेट प्रोग्राम में गई थी, एक अवार्ड सेरेमनी है, वहां जाके देखा 100 से ज्यादा बहुत सारे यंग, उसके उम्र होगा 18 से 25 या 30 के बगल में। मैंने पूछा, बहुत सारे देखा, कोई क्रच में आ रहा है, कोई व्हील चेयर में, और बहुत सारे इंजूर्ड है। मैंने पूछा कि गवर्नमेंट ने तुम्हें क्या इंसेंटिव दिया? ये तो तुम्हारा सारे के सारे खर्चा तो उन लोगों ने करना चाहिए, कि तुम लोगों को तो गवर्नमेंट से इंसेंटिव या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उसको क्या हुआ? उन लोगों को तो सारे के सारे दिन रात एक करके कह रही है, हाँ ये होगा ये होगा। उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दी, उन्होंने कहा उसके पास फुर्सत नहीं है उनके मूर्ख देखकर। ऐसा, हाँ, देखेगा नहीं, देखेगा अभी नहीं। सो मतलब इन लोग इस वक्त बहुत सारे निराशा है, हताश है। एक चीज कहूंगा कि आप अगर स्टूडेंट यूनियन जो चुनाव हुई है यूनिवर्सिटी में, जहांगीरनगर, जगन्नाथ, ढाका यूनिवर्सिटी, चिटगांव यूनिवर्सिटी, सिर्फ सिलेट यूनिवर्सिटी के बावजूद सारे के सारे यूनिवर्सिटी चुनौती में जमात सपोर्टेड इलेक्शन बॉडीज ने जीत गए, मतलब पार्टीज जीत गई। यहां बीएनपी की हार हुई है, और सबसे अहम बात एनसीपी, जो ठीक है, आपका पॉइंट जो है ना हम तक पहुंच चुका है। माहिद साहब, आपका पॉइंट आ गया है। सिद्रा साहब, आपकी जानिब आऊंगी। एक तो माहिद साहब कह रहे हैं कि जेनजी के साथ धोखा हो गया है, आप क्या समझती हैं कि ऐसा हुआ है? दूसरा, अवामी सर्वे के मुताबिक बीएनपी और जमात इस्लामी के दरमियान मुकाबला इंतहाई सख्त है। आपके ख्याल में पलड़ा किसका भारी है? थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल एग्री करूंगी अपने भाई के साथ, इस तरीके से उन्होंने कहा, क्योंकि जो ग्राउंड सिचुएशन है दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही हैज एक्सप्लेन। और अभी भी जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है शफाफ इंतखाब के हवाले से। और आपने जहाँ तक बात की पलड़ा किसका भारी है, तो देखिए कांटे का मुकाबला है। और जिस चीज को मेक श्योर किया जाए, इतना बड़ा, जब आपने देखा कि इनकलाब आया, जेनजी ने इतना बड़ा रिवोल्ट किया, और एट द एंड ऑफ द आप ये देखें कि उस व्हाट वाज द फ्रूट ऑफ दैट। तो उस सिचुएशन में क्योंकि जेनजी को उठा के देख लें, दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। अगर उन्हीं को, जैसे मेरे भाई ने एक वर्ड यूज किया बार बार, निराश हुए, और मैं भी उसको आगे लेके चलूंगी, अगर इसी तरीके से उनको निराश कर दिया जाएगा तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? एक अनदर रिवोल्ट। तो ये देखना चाहिए कि क्या इस टाइम पे अगेन बांग्लादेश जो है वो एक और रिवोल्ट को फेस करने के लिए तैयार बैठा है। ठीक है। अच्छा सिद्रा साहब, जमात इस्लामी ने अपने उम्मीदवारों में हिंदू कम्युनिटी के अफराद को भी शामिल किया है, तो आप क्या समझती हैं इस इकदाम से मुल्क की सियासी शमूलियत पर असर पड़ेगा? ये एक अच्छा कदम है ना, कि जहाँ पे माइनॉरिटीज मौजूद हैं वहाँ पे माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन भी देनी चाहिए। और ये इट शोज कि वो अपने मुल्क को जमहूरियत के तर्ज पे लेके चलना चाहते हैं। तो ये तो एक बड़ा जिसको कहते हैं खुशाइन कदम है। ठीक है, ठीक है। मैं साहब आपकी जानिब आऊंगी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के इत्तेहाद के दरमियान मुकाबला बहुत सख्त है, तो आपके मुताबिक कौन से हल्के सबसे ज्यादा अहम हैं? वेल, अगर मैं कहूं कि हेवीवेट जो है वो है बीएनपी। इसके पॉपुलैरिटी कुछ ज्यादा है, मगर पिछले कुछ महीनों में जो हुआ है, जो वेंडलाइजिंग, चंदाबाजी या फिर लूटिंग, सब बीएनपी के बैनर के अंदर हो रही है, और बीएनपी भी कोई सख्त कदम नहीं उठा पाए। और जमात इस्लामी जो कर रही है वो इस्लाम के नाम में कह रहा है, और एक चीज है वो स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजिकली और टेक्टफुली वो फॉरवर्ड, मतलब वो आगे बढ़ रही है। मगर एक चीज मैं कहूं कि हिंदू कम्युनिटी के अंदर जी ज्यादा से 10 से 15% की ज्यादा लोग जमात को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों के अंदर एक खौफ है जमात इस्लाम के नाम पे। वो अभी भी जमात इस्लाम से डरते हैं, वो पिछले 50 साल में उसका डर है। मगर एक चीज कहूंगा कि इसी वक्त भी कहना बहुत मुश्किल है कौन जीतेगा। पर अगर आप पॉपुलर वोटिंग में कहे, जरूर बीएनपी हैज अपर है, मगर अगर आप एनालाइज करेंगे तो जो
जमात इस्लामी उनको भी जीतने की बहुत ज्यादा संभावना है, इस हाई पॉसिबिलिटी कि जमात भी इस वक्त जीत सकता है, उसको जीतने की पॉसिबिलिटीज है तकरीबन 50 या 60% भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बांग्लादेशी सहाफ़ी माहिद इमरान साहब मौजूद थे। पाकिस्तान ने आवाज़ की रफ्तार से भी दुगना तेज़ हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल मुतारिफ करा दिया है। पाकिस्तानी इदारे ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस यानी DIGDS ने स्मैश के नाम से जदीद हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल मुतारिफ करवा लिया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट रिटायर्ड एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पाकिस्तान की जानिब से स्मैश हाइपरसोनिक ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की नुमाइश की गई, आप क्या समझते हैं, दिफाई मंजरनामे पर कितना अहम है और कितने असरात हैं इसके? जी बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के तवज्जुह से पूरी कौम को मुबारक हो कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दुनिया में मोस्ट मॉडर्न मुल्क चंद एक हैं जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑब्वियसली ऑपरेट करना और ज़ाहिर है मैन्युफैक्चरिंग करना सबसे एडवांस स्टेज होती है, बिकॉज इसके अंदर बहुत इंटेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए होती है, लॉन्ग रेंज है। हाइपरसोनिक का मतलब यही होता है कि आवाज़ की रफ्तार से ये दुगनी या तिगनी रफ्तार पर, एक आवाज़ की रफ्तार तकरीबन 1100 किलोमीटर होती है 1 घंटे के हिसाब से। तो अगर मार्क 2 ये जहाज जिस पे ये एंटर होता है, इसका मतलब है तकरीबन 2200-2300 किलोमीटर की स्पीड से ये टारगेट की तरफ हिट करता है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि खुद इनसारी जो इसको इंडिजिनाइजेशन कहते हैं उसमें बहुत बड़ा कदम है, हमारी डिपेंडेंसी कम होगी दूसरे मुल्कों पर। बिल्कुल ठीक है खालिद साहब, स्मैश के दुरुस्तगी और रफ्तार को मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझते हैं ये खित्ते की मौजूदा दीगर मिसाइल सिस्टम से कितना अहम है, कितना बेहतर है, कितना मुमताज़ है? देखिए ये इस तरह मुमताज़ है कि ये बुनियादी तौर पर इसकी 2 वर्जन है, एक समंदर के लिए वर्जन है एंटी शिपिंग के लिए और एक ज़मीनी टारगेट्स के लिए इसके बनाया गया बुनियादी तौर पर। दोनों में बहुत पिन पॉइंट एक्यूरेसी है और ये तकरीबन 290 से 300 किलोमीटर इसकी रेंज है दोनों वर्जन्स की, जो A to C है या A to लैंड है। सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो एंटी शिपिंग है वो तकरीबन जो 390 किलोग्राम का वेट उठाकर वॉरहेड ये जो एक्सप्लोसिव लेके जा सकता है और 445 किलो के करीब ये ले जा सकता है इन केस ऑफ ज़मीनी जो टारगेट्स होते हैं उनके लिए। एक्यूरेसी सबसे कमाल इसकी है कि विद इन 10 मीटर इसका लेस देन 10 मीटर एरर है, जिसका मतलब है आप किसी बड़े बंकर या इंडस्ट्री या किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप फेंकेंगे तो ये ऑलमोस्ट 10 मीटर से अंदर के इसका एक्यूरेसी है और जो लैंड की है वो 15 मीटर से भी कम है। तो ये सारा देखने के बाद ये बड़ा कॉन्फिडेंटली हम कहा जा सकता है जो हमारी वॉर प्लानिंग होगी इंशाल्लाह ताला, हमारी मिलिट्री लीडरशिप होगी, वो बड़ी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से इकोनॉमिकली और हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस के साथ इसको हिट करने की जब ये प्रोबेबिलिटी होगी तो वो प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे, जिसका मतलब है कि वेस्टेज इसमें मिनिमम होती है, डिग्री ऑफ एश्योरेंस बहुत ज्यादा होती है और फ्यूचर प्लानिंग में आपको पता होता है कि ये ऑलमोस्ट जो हमने टारगेट न्यूट्रलाइज करना था वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ठीक है खालिद साहब, मशरिक़ वस्ता में हम देखते हैं कि ऐसे हथियारों की तलब और इसकी तकनीकी पेशरफ्त की आलमी सतह पर इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि देखिए इसको ग्लोबली दुनिया में अब डिपेंड करता है हमारी पॉलिसी कि हम किस मुल्क को देंगे कि नहीं देंगे। रेवेन्यू जनरेशन में बड़ी मदद करेगा और सबसे पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट बात कही है जो खुद इंसारी का, वो हमारी डिपेंडेंसी से आप निकल जाते हैं, यानी आप पे ब्लैकमेल नहीं होते, आप पॉलिटिकली आपको जिसको कहते हैं स्क्वीज नहीं किया जा सकता, डिप्लोमेटिकली आप प्रेशर नहीं लेते जब आपको ये पता होता है कि आपके इतने वेपन जो हैं वो दूसरे मुल्कों पर डिपेंडेंट नहीं है। नंबर 1, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मसला नहीं है। नंबर 2, नंबर 3 ये है कि क्रिटिकल मौके पर आप पर सैंक्शंस नहीं लगा दी जाएंगी और आपके वो वेपन्स ज़ाया नहीं हो जाएंगे। यानी मैन्युफैक्चरिंग करने का एडवांटेज ये है कि आप अपनी मर्जी की तादाद में ले सकते हैं, फॉरेन रेवेन्यू आप बहुत बड़ा बचाएंगे और लॉन्ग टर्म में जब आप एक्सपोर्ट करने पे आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारा बायलैटरल जिस मुल्क के साथ होगा वो बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा, ना सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि बायलैटरल रिलेशंस अदरवाइज भी बहुत जाहिर है तरक्की पाते हैं अगर आपको इस तरह का वेपन्स की नसारी किसी और मुल्क की पाकिस्तान पर होगी तो। ठीक है खालिद साहब, मुस्तकबिल में पाकिस्तान के एरोस्पेस और मिसाइल टेक्नोलॉजी में बेहतरी के लिए कौन से अहम शोबे या हमें ऐसे कौन से इकदाम करने की ज़रूरत है जिन पर सरमायाकारी करेंगे और मज़ीद हमारे हालात बेहतर होंगे? देखिए आजकल की आने वाली जो जंगें हैं वो स्टील वर्सेस स्टील नहीं होगा, वो बुलेट वर्सेस बुलेट नहीं होती, वो मेटल वर्सेस मेटल, जेट वर्सेस जेट नहीं होती। वो मुल्क एडवांटेज हासिल कर पाएगा जिसने स्पीड
हासिल कर ली किसी भी मार्के में, यानी डिप्लॉयमेंट स्विफ्ट कर ली, एक्यूरेसी बड़ा मैटर करेगी, सर्वाइवेबिलिटी वेपन्स की बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि जो वेपन आप दुश्मन पर फायर कर रहे हैं वो सर्वाइव कर सकता है एनिमी डिफेंसेस को, यानी डिसीव कर सकता है, जैम तो नहीं हो जाएगा, इंटरसेप्शन तो नहीं हो जाएगी, शूट डाउन तो नहीं हो जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी स्पीड देता है वो बहुत बड़ा एक सरप्राइज एलिमेंट आपका ऐड करता है, जिसका मतलब यह है कि दुश्मन के पास रिएक्शन का टाइम नहीं होता, और जितना रिएक्शन का टाइम नहीं होगा उतनी ही ज्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी होगी, नंबर वन, डिग्री ऑफ एश्योरेंस बहुत ज्यादा होगी, और जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर प्लानिंग में आने वाले दिनों में जब जंग अनफोल्ड जिस तरह का होती है तो आप इन चंद वेपन्स पर बहुत बड़ी किस्म की डिस्ट्रक्शन या पिन पॉइंट एक्यूरेसी डिपेंड कर सकते हैं और अपनी वॉर प्लानिंग में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है खालिद साहब, चूँकि ये बहुत बड़ी बात है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान वैसे भी मार का हक के मामले में पूरी दुनिया ने देख लिया पाकिस्तान की पावर को। जब इस तरह के जदीद तरीन मिसाइल्स और ये चीज़ें हमारे पास होंगी तो मज़ीद मुकाबला जो है वो सख्त हो जाएगा। दुश्मन के लिए एक बड़ा वाज़ेह जवाब है कि देखें हमारी जो अफवाज है वो पहले से ही तैयार है और हमारे पास अब पहले से बेहतर हथियार मौजूद हैं। इससे पाकिस्तान को बिजनेस में मिलेगा? जी बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए जितनी आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पर कम होगी उतना ही आपको सेल्फ एश्योरेंस होगी किसी भी जंग में आने वाले कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। आपने देखा जब भी आपकी स्पेयर पार्ट्स की डिपेंडेंसी या टेक्नोलॉजी की या अपडेट की या किसी सॉफ्टवेयर की किसी और मुल्क पर होती है तो आप ऑलमोस्ट लाइक अ हॉस्टेज होते हैं कि उन पे डिपेंडेंट होते हैं कि वो आपको कितनी दे सकते हैं, एक्सेस देते हैं, कब वो सॉफ्टवेयर अपडेट बंद कर दें, कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रोक लें आपको। तो आई थिंक बहुत ज्यादा पाकिस्तान का जो जैसे JF-17 थंडर पे भी हमारी डिमांड इसी बुनियाद पर बड़ी है कि हम पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक स्ट्रिंग्स अटैच किए बगैर इस तरह की प्रमोशन या प्रमोट करेंगे ऐसे बायलैटरल टाइज को कि हमारी मुल्कों पर जिनकी डिपेंडेंसी हम पर होगी, जाहिर है हम रिलायबल पार्टनर साबित होंगे। और पाकिस्तान को लोग लुक फॉरवर्ड भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुनिया में देखिए फाइटर जहाज बनाने वाले 10 से कम मुल्क हैं और जो थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में सिर्फ पाकिस्तान है जो अपना फाइटर जहाज बनाता है, बाकी सारे डेवलप्ड हैं या मॉडर्न मुल्क हैं या सुपर पावर्स हैं इस वक्त बनाने वाली। तो जो मुल्क हमसे राब्ता कर रहे हैं JF-17 थंडर का, कल को वो इस तरह का वैल्यू ऐड करके इस तरह के वेपन भी हमसे लेंगे तो जाहिर है हमारा ना सिर्फ इकोनॉमिक सिचुएशन होगी, बायलैटरल डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ेंगे, लेकिन एक गुडविल भी क्रिएट होती है, आपकी एक लॉन्ग टर्म होती है। बिकॉज इस तरह के वेपन्स आप 2-4 साल के लिए नहीं होते, ये 2-3-4 डिकेड्स या दिहाइयों पर मुहित होता है इस तरह का बिजनेस जो आपके साथ मिलिट्री का कोऑपरेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात किया आपने खालिद साहब का। डेवलपिंग कंट्री का अगर हम जिक्र करें तो पाकिस्तान ही है जो खुद से बना रहा है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है खालिद चिश्ती साहब और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं। एक और अहम टॉपिक जिस पर हम बात करेंगे, आलमी बैंक के सदर अजय बंगा ने पाकिस्तान के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। उनके मुताबिक अगले 10 साल में पाकिस्तान को 3 करोड़ नौकरियां पैदा करना होंगी और हर साल तकरीबन 25 से 30 लाख नई मुलाजमतें पैदा करना लाजिम है। अगर नौजवानों को रोजगार के मौके ना मिले तो बेरोजगारी, बदअमनी और हुनरमंदों की हिजरत में इजाफा हो सकता है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के साथ सालाना $4 अरब की शराकत दारी करने का भी ऐलान किया है ताकि रोजगार के मंसूबों को फरोग दिया जा सके। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट चेयरमैन पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी जावेद इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जावेद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जावेद साहब, आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को अगले 10 साल में 3 करोड़ नौकरियां पैदा करनी होंगी। आप क्या समझते हैं? ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और है। हम देख रहे हैं अभी भी हमारे नौजवान यूनिवर्सिटियों से भरकर निकलते हैं और आगे कोई नौकरी उनको नहीं मिल रही, रोते हुए दिखाई देते हैं। तो 10 साल में 3 करोड़ नौकरियां किस तरह से लेके आएंगे हम? देखें, ये तमाम चीज़ें मुनहसर होती हैं मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के। जिस तरह 2 साल में मुल्क के अंदर अगर आप स्टेबिलिटी देखें तो बिल्कुल आपका डॉलर भी उसी रेट पे चल रहा है, जो आपकी बैंक मार्कअप रेट्स हैं वो नीचे आ गए हैं 10.5% पे और आने वाले वक्त में सिंगल डिजिट में जा रहे हैं, और आपकी इन्फ्लेशन जो है वो 5 to 7% चल रही है इस वक्त। तो ये एक इंडिकेशन है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है पाकिस्तान में तो उसके लिए पाकिस्तान की 300 मिलियन लोगों की मार्केट मौजूद है, जिन्होंने कपड़ा भी पहनना है, खाना भी खाना है, जूते भी पहनने हैं। तो देखो, ये जब आप इंडस्ट्री की तरफ आएंगे तो इवेंचुअली आपकी GDP ग्रोथ जो इस वक्त 2.5% पे चल रही है ये 4% पे चली जाएगी। और जिस तरह वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने एक अमाउंट डिक्लेयर की है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जिसको फोरकास्ट किया जा रहा है कि वो तकरीबन या 0 होगा या 1% होगा, तो ये वो पैसा होगा जो इंपोर्ट बिल के लिए इस्तेमाल होगा,
जब वो इंपोर्ट बिल के लिए इस्तेमाल होगा तो आपकी डिपेंडेंसी ना सिर्फ रेमिटेंसेस जो आपकी एनुअली 38 या 39 अरब डॉलर के करीब हैं उस पे कम होकर आपकी ग्रोथ पे कन्वर्ट हो जाएंगी, और जब ग्रोथ पे कन्वर्ट होंगी तो फिर आपकी इंडस्ट्री लगना शुरू हो जाएगी। ये तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन उससे भी आगे हुकूमत देखें पिछले 3 साल में जो सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है नौजवानों को ट्रेनिंग देने पे फोकस कर रही है। आप ये देखें कल पाकिस्तान ने अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर ने कि $1 बिलियन टिल 2030 वो इन्वेस्ट करेंगे AI पे। इसका मतलब क्या है कि AI के टूल्स की ट्रेनिंग होगी पाकिस्तान में। उन टूल्स की ट्रेनिंग कौन लेगा? वही नौजवान तबका जो इस वक्त हमारा 66% है अंडर 30, ये वो तबका है, ये उसके लिए है। अगर हमें डेफिनेटली हमें 3 मिलियन जॉब्स क्रिएट करनी है हर साल, लेकिन अगर उसकी जगह पे अगर 1.5 मिलियन ट्रेनिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं तो दैट मीन्स हम उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, एक स्किल उनको दे रहे हैं, और वो स्किल ऐसी होगी जो आप अगर देखें तो वो उनके रोजगार का बंदोबस्त होगा। और इसका नतीजा आप देखें कि पिछले जो 2 साल में पाकिस्तान ने ट्रेनिंग पे जो इन्वेस्टमेंट की है उसी की वजह है ना कि देखो ना लोग बाहर जा रहे हैं रोजगार की तलाश में, आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ती जा रही हैं। और फिर उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तान में नौजवानों के लिए है और हम सबको समझनी चाहिए, आगे AI का दौर है, IT का दौर है, दुनिया IT में कहीं से कहीं जा रही है। आपका ये कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी कहा गया है कि हम इतना इन्वेस्ट करने जा रहे हैं IT की फील्ड में ताकि लोग हुनरमंद हों और उसके बाद नौकरियां जो हैं वो भी आएंगी, ऑनलाइन नौकरी की सूरत में भी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन फिर भी 3 करोड़ की नौकरियां हमारी समझ में नहीं आ रही। अच्छा, दूसरा ये कि बिजली के शोबे में हम देखते हैं लोग मसाइल का शिकार हैं, नुकसानात हो रहे हैं। उसके बाद सोलर तवानाई और दीगर मुतबादिल ज़राए के ज़रिए रोज़गार के मौके बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आप क्या समझते हैं कौन से इक़दाम करने की ज़रूरत है जिससे मज़ीद जॉब्स जो हैं वो पैदा होंगी? देखो, जो एनर्जी है वो किसी भी इंडस्ट्री की लाइफ लाइन है, चाहे वो इंपोर्ट की इंडस्ट्री है, चाहे एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री है, चाहे वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, वो लाइफ लाइन है। इसमें मैं आपकी बात से एग्री करूंगा, हुकूमत को मिलके इसमें रिफॉर्म्स लेनी चाहिए। जो आपका सर्कुलर डेट है जो हर साल आपका बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और उसमें जो बेस्ट चीज़ है मैं ये समझता हूँ SIFC को और हुकूमत को, ये जितनी आपकी कंपनीज़ हैं, पावर कंपनीज़, उन सब को आप प्राइवेटाइज कर दें। जब तक आप इनको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे इनका कोई मसले का हल होने वाला नहीं है। हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट है जी, 10 इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स में 0 लॉसेज हैं, 0। हम पूरा बिजली का बिल दे रहे हैं, तो हम इंडस्ट्रियलिस्ट डिमांड करेंगे अगर हम 0 लॉसेज पे काम कर रहे हैं तो हमें 12-13% का डिस्काउंट मिलना चाहिए। और उसका फायदा क्या होगा, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी तो जॉब्स भी क्रिएट होगी, और इसी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ और जॉब की तरफ आप बात कर रही हो तो हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपो करवाने जा रहे हैं जो 11, 12, 13 तारीख को, ये कल से शुरू हो रही है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपो जहां 500 से ज्यादा इंडस्ट्रीज अपना स्टॉल लगा के बैठी हैं, जहां लास्ट ईयर 80,000 लोगों ने आके विजिट किया था, इस साल एक्सपेक्टेड है 1.5 लाख लोग उधर आएंगे। तो हमने एक शहर आबाद किया। किस लिए किया है? इसलिए कि हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जिनके पास आइडियाज हैं, जिनका पैशन है कि पाकिस्तान में कुछ करना चाहते हैं, तो उधर आए तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और यही एक तरीका है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना पड़ेंगी। और जो हुनरमंद लोग हैं जो मुल्क से बाहर जा चुके हैं, मुल्क के अंदर भी मौजूद है, उनके लिए भी बहुत से मौके होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नए सोलर सार्फिन के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है, वो खबर बुरी भी है। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने नेशनल ग्रिड को बिजली फरोख्त करने के रेट्स में नुमाया कमी कर दी है और नेट बिलिंग का नया निज़ाम मुतारिफ करा दिया है। नेपरा ने सोलर सार्फिन रेगुलेशंस 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत पुराने सार्फिन को अपनी बिजली 25 रुपये 32 पैसे फी यूनिट के पुराने रेट्स पर बेचते रहेंगे। ताहम नए सार्फिन के लिए फी यूनिट रेट में 17 रुपये 19 पैसे की बड़ी कमी कर दी गई है। नए रेगुलेशंस के मुताबिक नए सोलर सार्फिन को नेशनल ग्रिड को दी जाने वाली बिजली के बदले में 8 रुपये 13 पैसे फी यूनिट मिलेंगे, जो पहले के मुकाबले में 3 गुना से भी कम हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया हमारे गेस्ट ने
वाइस चेयरमैन सोलर एसोसिएशन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। आप ये कहिएगा कि नेपरा ने नए सोलर सारिफीन के लिए जो रेगुलेशंस 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है, आप क्या समझते हैं ये इकदाम नए सोलर सारिफीन के लिए हौसला शिकनी है या फिर इससे सोलर लगवाने वालों में इजाफा होगा? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया इस एक आम मौके पे ऊपर और एक बहुत इस टाइम का आम पॉइंट है। देखें, जो आप न्यू सार्फिन की बात कर रहे हैं उनके लिए तो आप कह सकते हैं कि वो शायद ना लगाएं तो बेहतर होगा। तो जो पुराने हैं उनको उनके लिए भी एक मुश्किल आ पड़ी है कि जो पहले गवर्नमेंट ने उनको प्रपोज किया कि आप सोलर लगाएं, सबको प्रपोज किया और सबको इंसिस्ट किया कि आप सोलराइजेशन की तरफ जाएं, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसको एक दिन में उन्होंने चेंज कर दिया। वो पिछले 1-2 साल से उसको ट्राई कर रहे थे चेंज करने की, लेकिन जब चेंज किए तो आज मंडे मॉर्निंग था कल, और सुबह सुबह उन्होंने एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया। तो जो नए सारिफिन हैं उनको आप सिर्फ एक 10 रुपए का जो आप उनको दे रहे हैं कि अगर वो एक्सपोर्ट जो यूनिट्स करेंगे, अगर मैं आपको एक लेमैन के तौर पे आपको मैं समझा सकूं या आपके सारिफिन को समझा सकूं कि जो चेंज है इस चेंज की वजह से अगर कोई नया सारिफिन लगाना चाहता था उसका 50,000 का बिल आता था, 50,000 का, और अगर वो ये सोच रहा था कि वो सोलर लगाएगा और शायद उसका बिल नहीं आएगा, जीरो बिलिंग पे चला जाएगा ड्यू टू नेट मीटरिंग, तो अब उसके साथ क्या होगा कि उसका 40,000 का बिल आएगा। तो उसको जो एडवांटेज हो रहा है वो सिर्फ 10,000 का एडवांटेज हो रहा है। तो अभी जो नए जितने भी सारिफिन है वो तो सोलराइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे। अगर वो सोलराइजेशन की तरफ जाएंगे भी तो वो सबसे साथ में बैटरी रखेंगे। यही इश्यूज है कि जो नेट मीटरिंग को बिलिंग की तरफ या पॉलिसी को चेंज किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से या मिनिस्ट्री की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी वजह से हौसला शिकनी होती है और गवर्नमेंट और लोगों का, पब्लिक का गवर्नमेंट की तरफ से जो एतबार है वो खत्म होता जाता है। कल गवर्नमेंट कहती है कि आप ये कर लें, अब कौन गवर्नमेंट की बात मानेगा, क्योंकि सबको पता है कि आप किसी भी दिन वन फाइन मॉर्निंग आप एक पॉलिसी जो है लेकर आएंगे उसको चेंज कर देंगे। और पॉलिसी में आप ये भी नहीं लिखेंगे कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है क्या ये 10 दिन बाद होगी, 5 दिन बाद होगी, 4 महीने बाद होगी या कितने महीनों बाद होगी। एक कट ऑफ टाइम होना चाहिए हर पॉलिसी के आने का। वन फाइन मॉर्निंग की पॉलिसी आ गई है, कल की डेट से पॉलिसी लग गई है और वो हर एक अफरा तफरी फैल गई है। तो जो नए सारिफिन है उनके तो नए सारिफिन के साथ तो ये हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा खेल खेला गया है कि वो सोचेंगे हम लगवाएं या ना लगवाएं। हसनात साहब हमारे साथ ही रहेगा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, बिलावल भुट्टो और अली अमीन गंडापुर शहरियों से कहते रहे कि पैनल तकसीम करेंगे हम आपके दरमियान। वो देख लेते हैं गुफ्तगू क्या होती रही थी। तारीख का सबसे बड़ा हम सोलर मंसूबा जो है वो पंजाब लेके आ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने हमारा मंशूर के मुताबिक इस बजट में एक नया मंसूबा शुरू करेगा जहां से इंशाअल्लाह ताला हम गरीब अवाम को मुफ्त सोलर का फैसिलिटी देंगे। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें फ्री वाले भी हैं, 1,32,000 है हम वो फ्री दे रहे हैं लोगों को। और ये जो है सिर्फ ये सोलर पैनल नहीं है, इस सोलर पैनल के साथ बैटरीज भी हैं, पंखे भी हैं, बल्ब भी हैं, इन्वर्टर भी हैं। एक मुकम्मल सेटअप है कि आपके घर का एक मखसूस एरिया या जो छोटे यूजर्स हैं बिजली के, तो उनके घर का मुकम्मल ही सिस्टम जो है वो पाबड़ा से हट के सोलराइज हो रहा है। इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, लोगों में मुफ्त सोलर सिस्टम्स बांटे जा रहे थे और अब लोग लगवाना भी चाहेंगे तो वो 100 दफ़ा सोचेंगे कि हम क्या करें। अब इन सब बड़े बड़े दावों का क्या, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से ऐसे बयानात मौजूद हैं जिसमें इलेक्शंस पे ये वादे किए गए थे कि आपको इतने यूनिट पर इतनी बिजली मिलेगी, आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको सोलर ही सोलर हर जगह नज़र आएंगे, लोग जो है फ्री बिजली जो है वो यूज़ करेंगे। लेकिन मामलात और हकीकत जो है, ग्राउंड रियलिटी तो आप लोगों के सामने है। अब अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप चाहते हैं कि हम इन्वेस्ट करके सोलर लगवा लें ताकि हमारी अगली ज़िंदगी सुकून से गुजरे, तो वो हसनात साहब बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होने वाला। हसनात साहब, तो अब जो नेट मीटरिंग वाले हैं इससे सिर्फ उनको ही फ़र्क पड़ेगा या फिर जो लोग सोलर लगवाते हैं लेकिन उन्होंने नेट मीटरिंग नहीं की होती उनको भी इससे वाज़े फ़र्क पड़ेगा? जी मैम, जो जिन्होंने नेट मीटरिंग नहीं की हुई उनको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, अभी बहुत सा तबका ऐसा है जो कि ये हमें आप यकीन करें, इससे अभी 24 घंटे नहीं हुए इस पॉलिसी को आए हुए और हमारे जो फोन पे फोन आ रहे हैं कि बस बैटरी लगाते हैं। तो जो सारिफिन ने सोलर की नेट मीटरिंग नहीं करवाई हुई थी उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नेट मीटरिंग वाले क्लाइंट्स थे उनको फर्क पड़ेगा। अभी जो मिनिस्ट्री ने अपना खुद एक स्टैटिस्टिक बताए हैं उसमें ये बताया गया है कि सिर्फ 1% ऑफ जो सोलर सारिफिन है वो नेट मीटर क्लाइंट है, बाकी 100% जो आपके सारिफिन है वो नेट मीटरिंग उसने नहीं की हुई। तो ये सारा जो खेल खेला जा रहा है ये उस 1% से पैसा बटोरने की कोशिश की जा रही है और उस आई गेस के 1.001% जिसने आईपीपीएस लगाए हुए हैं उनकी कैपेसिटी चार्जेस को देने पूरा करने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। और जो कि हम समझते हैं कि गवर्नमेंट इस दफा भी गलत कर रही है अपनी पॉलिसीज के साथ।
आपको इस पॉलिसी का नुकसान ये होगा कि हर बंदा बैटरी लगाना शुरू कर देगा और ऑफ ग्रिड होने की बात कर रहा है। ठीक है, आज बैटरी की कीमत ज्यादा है तो लोग जो हैं वो आज 2 बैटरियां रखेंगे। 2 बैटरी का मतलब है वो 2 घंटे के लिए ऑफ ग्रिड हो सकते हैं। अगर वो उसका सारा एक्सपीरियंस अच्छा जाता है तो वो 2 बैटरियां अगले साल और रख लेगा, 4 घंटे ऑफ ग्रिड हो जाएगा। उसके बाद 2 बैटरियां और रखेगा, वो 5-6 घंटे जो है वो ऑफ ग्रिड हो जाएगा। अभी भी जो साहिब इफ्तिकार लोग हैं वो तो इस चीज को आज से ही बेस्ट लगा रहे हैं। आपको पता है कि लिथियम आयन बैटरी के अंदर इतनी ज्यादा एडवांसमेंट आ गई है, तो हम आगे यकीनन हम देखेंगे बैटरी रश देखेंगे आगे, और बैटरी रश की वजह से वही कांटेक्ट करना शुरू हो गए हैं कि बैटरियां खरीदनी है हमने। अच्छा, हाइब्रिड जो इन्वर्टर्स हैं वो उनके रेट्स और हैं, जो दूसरे इन्वर्टर्स हैं उनके रेट्स आपको पता है और हैं। तो ऐसी कोई डिवाइस मौजूद है मार्केट में कि जिसको इस्तेमाल करके हाइब्रिड सोलर या इन्वर्टर बना लिया जाए? इस टाइम उस पर R&D हो रही है कि ताकि इसी को यूटिलाइज कर लिया जाए। जो बड़े सिस्टम्स होते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट में, तो वहां पे तो ये चीज यूटिलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि वहां पे बेस्ट लगता है वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के साथ ही लग जाते हैं। तो वहां पे ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स को चेंज नहीं करना। लेकिन जो रेजिडेंशियल इलाके हैं, जो रेजिडेंशियल क्लाइंट है, वहां पे इन्वर्टर्स चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन इन्वर्टर्स जो है वो भी उसकी कॉस्ट भी कम होती जा रही है। आप समझ रहे हैं कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम्स का जो रुझान है वो अवाम में बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह बढ़ेगा कि ये उसको रोक ही नहीं पाएंगे। आज तो फिर भी पॉलिसी लगाई हो, किसी चीज को रोकने की कोशिश की है इन्होंने, लेकिन उसको तो रोक ही नहीं पाएंगे। अगर ऑफ ग्रिड हो जाएंगे उसको वापस कैसे आप नेटवर्क में लेकर आएंगे? आज तो फिर भी वो शाम की बिजली आपसे लेता था, कल वो अब आपकी शाम की रात की बिजली भी आपसे वो नहीं लेगा, वो ऑफ ग्रिड हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जितनी पॉलिसी गवर्नमेंट की आती है, पब्लिक का जो है वो ट्रस्ट लेवल खत्म हो चुका है गवर्नमेंट से। वो गवर्नमेंट को 1 रुपया भी नहीं देना चाहते किसी भी मद के अंदर, किसी भी टैक्स के अंदर, किसी भी तरीके से। तो वो तो अपने घर में इन्वेस्टमेंट करेंगे और ऑफ ग्रिड हो जाएंगे। तो इस चीज का नुकसान गवर्नमेंट को ही होगा इन दी एंड। अगर ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं अपने सारी डिस्कोस को, तो जो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है वो 1 सेंट आज की डेट में देखेगा, शायद ये 1% है वो मुझे पैसे देना शुरू कर देगा। लेकिन जो बिजनेसमैन है वो 1 साल की फिजिबिलिटी नहीं बनाता, वो 10 साल की फिजिबिलिटी बनाएगा। 10 साल में अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे डिस्को को खरीदना है, तो मैं तो 10 साल में डिस्को को बर्बाद होता देख रहा हूँ। मैं तो डिस्को जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से आपने आम आवाज़ आया है कि अब आपने करना क्या और करना क्या होगा। इस पर हम डिटेल में फिर बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो गया। आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले प्रोग्राम में। अगर आप ताज़ा तरीन खबरों, तज्ज़ियों और हक़ाइक़ पर अपनी अपडेट्स देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट्स और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विजिट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।